विकसित भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋचा जैन कालरा। कॉफी बस एक ड्रिंक नहीं है, ये एक वाइब बन चुकी है और ये वाइब इन दिनों नागपुर में हर गली और हर कोने में दिखाई देने लगी है। ऑरेंज सिटी अब धीरे धीरे सिटी ऑफ कैफेज में बदल रही है, जहाँ लोग सिर्फ कॉफी पीने के लिए नहीं बल्कि टाइम स्पेंड करने, कनेक्ट करने और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए आते हैं। तो आखिर क्या है इस बदलते कैफे कल्चर की कहानी, आइए देखते हैं। नागपुर जितनी तेजी से डेवलप हो रहा है उतनी ही तेजी से बूम हो रहा है यहाँ का कैफे कल्चर। और इस कैफे कल्चर को चेक करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। ये हैं तुषार घारपेंडे, नागपुर के जाने माने इन्फ्लुएंसर। भाई ये बताइए कि ये ऑरेंज सिटी कैफे सिटी में कैसे बदल रही है? ऑरेंज सिटी अभी तक सिर्फ चना पोहे के लिए जानी जा रही थी, लेकिन अभी जगह जगह नागपुर में कैफे कल्चर ऐसा बढ़ गया है। जगह जगह कैफे खुल रही है, जहाँ से जाओ वहाँ पे कैफे दिख रहे हैं। कैफे कल्चर अभी नागपुर का सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसा नागपुर तेज़ी से डेवलप हो रहा है वैसा ही कैफे कल्चर भी नागपुर का अभी बढ़ रहा है। तो जैसे कि मैंने देखा है यहाँ पर आप स्नूकर खेल रहे हो कैफे के अंदर। Yes. तो ऐसी कई सारी चीजें हो रही है क्या नागपुर में? वैसे मेरे ख्याल से मैंने रूमर्स काफ़ी सुने हैं कि एक कैफ़े में स्विमिंग पूल भी आने वाला है एंड एक दिल्ली का कंसेप्ट है कि पूरा जंगल वाली थीम का वो भी कैफ़े आने वाला है। तो ऐसी काफ़ी यूनिक चीज़ें आ रही है नागपुर में। तो इस वक्त हम आए हैं नागपुर के मशहूर कैफे में। यहाँ पर हमें तुषार भाई लेकर आए हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर मकसद क्या था इनका। बताइए। मैं आपको यहाँ पे इसलिए ले आया हूँ, यहाँ पे एकदम ओरिजिनल कॉफ़ी मिलती है। बहुत तरह की कॉफ़ी मिलती है यहाँ पे, और यहाँ पे ज़्यादातर यूथ आते हैं, बहुत दूर दूर से यूथ आते हैं। तो अब देर किस बात की, चलिए ट्राई करते हैं यहाँ की स्पेशल कॉफ़ी। जैसा कि आपने देखा है यहाँ की प्रीमियम और एस्थेटिक वाइब्स और यहाँ की टेस्टी कॉफ़ी। हमारे साथ अंकुश जी मौजूद हैं, ये होपो कैफे के मालिक हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि टियर 2 शहर में प्रीमियम एक्सपीरियंस देना और ऐसे कैफे बनाना, इनके पीछे क्या राज है? सर बताइए। तो अभी ना बहुत टाइम से ऐसा देखा गया है कि नागपुर में हैज़ बीन व्यूड एज कि जो जगहों पे तर्री पोहा और साउजी चिकन ही मिल रहा है। तो ये टाइम आ चुका है कि ऑडियंस भी अपने प्री कंसीव नोशन के ग्लासेस उतारे और नागपुर को एज एक्सेप्ट करे, जहाँ पे वर्ल्ड के पूरे क्यूजिन्स के खाना मिल रहा हो और एक डिफरेंट वाइब मिल रही हो। तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि कुछ नया ऑफर किए। और नागपुर के जो युवा हैं वो कैफे कल्चर को लेकर कितना एक्साइटेड है? अभी ये टाइम ऐसा आ गया है कि लोग चाहते हैं कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग। तो हम लोगों का हमेशा चैलेंज रहता है कि कुछ नया डिफरेंट उनके लिए क्यूरेट करें, कुछ नए एक्सपीरियंसेस लाए। इन शानदार विजुअल्स को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि नागपुर का यूथ अब सिर्फ कॉफी नहीं बल्कि इस पूरी वाइब को एंजॉय कर रहा है। दोस्तों के साथ गपशप हो या फिर सुकून से बैठकर काम करना, ये एस्थेटिक कैफे अब इनके लिए एक नया ठिकाना बन चुके हैं। कैफे का एस्थेटिक्स तो अपनी जगह है, यहाँ के लोगों को कॉफी की असली समझ हो गई है। यहाँ के लोग अब जानते हैं कि मैनुअल ब्रू क्या होता है। नागपुर के कैफे की सबसे बड़ी बात है यहाँ का सोशल नेटवर्किंग। यहाँ पे लोग आते हैं, ऊनो जैसे गेम्स और यहाँ पे कई तरीके के बोर्ड गेम्स खेलते हैं और टाइम पास करते हैं और अपने दोस्तों के साथ बैठकर चिल करते हैं। तो तुषार भाई ये बताइए कि पहले के टाइम में हम चाय की टपड़ी पर बैठते थे और ऐसे ही हंसी मजाक करते थे। तो आजकल जब ये कैफे ऐसे खुल रहे हैं तो नागपुर के जो यूथ हैं उनको टाइम पास करने के लिए अलग चीजें मिल जा रही हैं। अभी सभी यूथ को एक स्पेसिफिक जगह मिलती है, और यहाँ पे जैसे ये गेम्स, यूनो, टेबल गेम्स, सभी तरह के गेम्स खेलने को, फोटो सेशन ये है वो सब हो जाता है, टाइम स्पेंड हो जाता है। खाने में ऐसे कैफेज कितना आ गए हैं नागपुर के, मतलब टेस्ट को लेकर? क्या वो कैफे मतलब मैच कर पाते हैं नागपुर के टेस्ट को? हाँ, नागपुर में सभी कैफे में एक से एक आइटम मिल जाते हैं। जिस तरीके से नागपुर में कैफे कल्चर बूम किया है और टियर 2 सिटीज जैसे ये नागपुर है, तो वो कैसे कंपटीशन दे रहा है दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर के कैफे कल्चर को? वेल, आप देखोगे कि नागपुर कोई भी टियर 1 सिटी से आज पीछे नहीं है इन कैफे कल्चर है। कॉफ़ी आप देखोगे जो बैक इन 2017 जब हमने चालू किया था और आज
आज हम खुद देखते हैं कि लोग बाहर वाले बोलते हैं कि इतना बूम जो नागपुर में आया है वो शायद ही कोई सिटी इतना ग्रो की है कॉफ़ी कल्चर में। सो हर कॉर्नर पे आपको कैफ़े दिखेगा, लोगों को आज कॉफ़ी की समझ है। नागपुर के लोग इतने एजुकेटेड हो गए अबाउट कॉफ़ी, लाइक कौन सा बीन्स, कौन सा क्या, हमको कौन सा पर्टिकुलर कॉफ़ी पीना है, लोगों की एक चॉइस हो गई। लाइक समर्स में हमको क्या पीना है, हमको विंटर्स में क्या पीना है, और हम लोग भी डिफरेंट रोस्टर्स से प्रोक्योर करते हैं कि लोगों को डिफरेंट टेस्ट दे सकें। तो नागपुर के इन कैफेज की भीड़ और ये शानदार वाइब साबित करती है कि हमारे टियर 2 शहर अब लाइफस्टाइल के मामले में महानगरों को सीधी टक्कर दे रहे हैं। बेहतरीन स्वाद और इस नई कम्युनिटी के साथ हमारा नेक्स्ट जेन नागपुर एकदम तैयार है। बात करते हैं लेदर की, जो हमारे जूतों, बैग्स और बेल्ट्स में इस्तेमाल होता है। हमारे देश से ये लेदर प्रोडक्ट्स बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं। 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड लेदर एक्सपोर्ट भारत कर चुका है। आगरा से लेकर कानपुर तक लाखों लोग लेदर इंडस्ट्री में काम करते हैं। कैसे ये हुनर भारत को एक मजबूत इंडस्ट्रियल ताकत बना रहा है, आइए देखते हैं। आगरा एक ऐसा शहर जो पूरी दुनिया में ताजमहल की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शहर की पहचान एक और खास चीज से होती है, और वो है चमड़ा यानी कि लेदर और यहाँ के मशहूर जूते। ताजा लेदर की खुशबू, मशीनों की लगातार चलती आवाज, हर कट, हर सिलाई, एक चमड़े का टुकड़ा इन हाथों में आकर धीरे धीरे एक जूते का रूप लेता है। लेकिन ये सफर आसान नहीं। कटिंग, स्टिचिंग और फिनिशिंग के हर स्टेप में सालों का अनुभव लगता है। आगरा की इन फैक्ट्री में जूते बनाना सिर्फ काम नहीं, एक विरासत है। यही वजह है कि यहाँ बने चमड़े के जूते अपनी क्वालिटी और कंफर्ट के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इस फैक्ट्री में तैयार हर जोड़ी कई हाथों से गुजरकर बनती है, जहाँ मशीनें साथ देती हैं, लेकिन असली कमाल कारीगरों के हाथ करते हैं। आगरा की यूएसपी यही है कि हमारे पास एक ट्रेडिशनल स्किल्ड वर्कफोर्स है, तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा प्ले करने का वेरिएशन, अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ बना सकते हैं। हम लोग फ्लैट से लेकर के हाई हील्स तक, एक स्लीपर से लेकर के लॉन्ग बूट्स तक बना लेते हैं। तो वो वैरायटी की होने की वजह से आगरा की मार्केट सबसे एस्टेब्लिश है, और अपने आप को अगर कैसा भी समय आया, चाहे वो कोविड का समय रहा हो या वॉर की सिचुएशन से निकले हों, एक स्टेबिलिटी मार्केट में रही है। समय बदला और लोगों की पसंद भी। अब सिर्फ ट्रेडिशनल जूते नहीं, बल्कि कैजुअल और स्पोर्ट्स शूज की भी डिमांड बढ़ी है, और आगरा इस बदलाव के साथ खुद को ढाल चुका है। आज यहाँ नई डिजाइन, नई टेक्नोलॉजी और पुराना हुनर तीनों मिलकर एक नया मार्केट बना रहे हैं, जहाँ से जूते देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों तक जाते हैं। देखिए, आगरा एक सबसे बड़ा क्लस्टर है इंडिया के फुटवियर का, और आगरा का जो नेशनल एक्सपोर्ट है उसका 25 से 28% तक अकेले आगरा से जाता है। और डोमेस्टिक लेदर के फुटवियर, मैं ऑल फुटवियर की बात नहीं कर रहा, लेदर फुटवियर की बात कर रहा हूँ, जो लेदर के फुटवियर की 65% डोमेस्टिक डिमांड केवल आगरा में। लेकिन ये कहानी सिर्फ जूतों तक नहीं रुकती। ये तो भारत की लेदर इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, और यही सफर आगरा से निकलकर कानपुर तक पहुंचता है, जहां चमड़ा एक बड़े स्तर पर तैयार होता है और एक पूरे प्रोसेस से गुजरकर बैग, बेल्ट और कई तरह के प्रोडक्ट्स में बदलती है, जो अपनी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। चमड़े के उत्पाद बनाने और निर्यात करने वाले शमीम आजाद ऐसे ही एक कारोबारी हैं। वे इस काम को करने वाली अपनी तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं और बैग, पर्स, बेल्ट जैसे कई उत्पाद बनाकर विदेशों में भेजते हैं। 75% लेदर गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, 25% डोमेस्टिक है। अब बाकी यहाँ का इतिहास जो रहा है आज़ादी से पहले का, सैकड़ों साल पहले का इतिहास रहा। शमीम के भाई वसीम आजाद भी इस कारोबार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। उन्होंने MBA किया, कुछ साल बड़ी कंपनियों में काम किया और फिर अपने अनुभव को पारिवारिक बिजनेस में लगाया। वसीम मानते हैं कि आज के दौर में यह बिजनेस करना पहले से कहीं आसान है, बशर्ते आप तकनीकी रूप से मजबूत हों।
इसमें हम लेदर गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ लेदर गुड्स बनाते हैं हम फुटवेयर को छोड़कर, और ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ है, अभी कुछ नई मार्केट डेवलप हुई है जो साउथ अफ्रीका है, गल्फ कंट्रीज़ है, और आपका अर्जेंटीना वगैरह है, जापान है। भारतीय लेदर और फुटवेयर उद्योग आज देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। 2024 से 25 में इस सेक्टर ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात किया और विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाले टॉप सेक्टर्स में अपनी जगह बनाई। कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल कारीगरों का अनुभव और मजबूत सिस्टम के साथ ये इंडस्ट्री 44 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी देती है। मैं इस कंपनी में करीब 4 साल से काम कर रहा हूँ और मैं अपने काम से पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। आगरा के जूते हों या कानपुर के लेदर प्रोडक्ट्स, हर जगह एक ही कहानी नजर आती है, जहां हुनर और मेहनत मिलकर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहे हैं। निर्यात बढ़ रहा है, रोजगार के मौके बन रहे हैं और भारत ग्लोबल लेदर मार्केट में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गर्मियों में नारियल पानी पीना किसे नहीं पसंद। ये दुनिया की सबसे हेल्दी ड्रिंक्स में से एक है। क्या आपको पता है देश के कोने कोने में जो नारियल पानी हमें इतनी आसानी से मिलता है, इसके पीछे एक पूरी इकोनॉमी काम करती है। और इसे समझने के लिए आइए चलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जहां पर इसे लेकर काफ़ी इनोवेशन भी हो रही है, और देखते हैं कि नारियल ने कैसे यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल दी है। अंडमान के इस ग्रुप ऑफ आइलैंड पर नारियल बस एक फसल नहीं है, बल्कि इसने सदियों से यहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाले रखा है। चाहे वो कोकोनट ऑयल मेकिंग हो, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट हो या फिर कोकोनट फार्मिंग। इस खूबसूरत द्वीप में जहां हर तरफ नारियल के पेड़ नजर आते हैं, वहीं इस खेती को एक नई दिशा देने वाली दक्षिण अंडमान के रंगाचांग की रहने वाली 69 वर्षीय कामाची चेल्लम्मल से मिलिए, जिन्हें यहाँ प्यार से नारियल अम्मा कहा जाता है। जैविक खेती के जरिए उन्होंने नारियल उत्पादन को नई पहचान दी है। वे बागान में नारियल के पत्तों और छिलकों से मल्चिंग करती हैं, जिससे बारिश के बाद भी मिट्टी की नमी बनी रहती है। नतीजा, हर 2 महीने में 5 से 6 हजार नारियल की शानदार पैदावार होती है। आज नारियल अम्मा कई किसानों के लिए एक मजबूत प्रेरणा बन चुकी हैं। केमिकल का खाद जरूरत नहीं है, केमिकल खाद डालना करके जरूरत ही नहीं है। हम लोग अपना से मिलता वाला के इतना पत्ती सारा मिलता है, ये तो गोबर, गाय का गोबर सारा मिलके हम लोग नेचुरल फार्मिंग कर सकता, वो तो करता है। हम लोग वो तो सारा खेती करा वाला को सारा बोलता केमिकल खाद डालने से तो ज़्यादा मिलेगा करके, इस तरह नहीं है। हम लोग ऑर्गेनिक में नेचुरल फार्मिंग करता था, अच्छा फल मिलता, अच्छा से अच्छा भी मिलता, सारा देने वाला खाने वाला को बदन भी अच्छा है। लेकिन नारियल अम्मा की पहचान सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। उनकी असली ताकत है उनका अनुभव और उसे साझा करने का जज्बा। वे किसानों और छात्रों को ऑर्गेनिक खेती और नारियल से जुड़े बिजनेस और कमाई के तरीकों की ट्रेनिंग देती हैं। उनके इसी काम के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जिस उम्र में लोग आराम करना पसंद करते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपने खेत को एक इको फ्रेंडली लर्निंग स्पेस बना दिया है। तो हम लोग ऐसा बनाए हैं, स्पाइसेस गार्डन अंडमान बोल के हम लोग गूगल मैप में भी रजिस्टर कर चुके हैं एग्रो टूरिज्म में। जैसा कि जो भी टूरिस्ट आएंगे, स्टूडेंट्स हो गया, कोई भी आएंगे तो विजिट करेंगे हमारा फार्म में, क्या क्या प्लांट्स है और किस तरीके से हम लोग खेती कर रहे हैं और उससे क्या मुनाफा हो रहा है और उससे क्या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। पहले कोकोनट सिर्फ प्रोडक्शन तक ही सीमित थी, पर अब तस्वीर बदल चुकी है। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं रॉ कोकोनट्स को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बदल रही हैं, यानी कि उनके हाथों से बना शुद्ध नारियल तेल उनके घरों से निकल करके बाजार तक भी पहुंच रहा है। ये तेल बस एक तेल नहीं रह गया है, बल्कि अभी के समय में ये उनके लिए एक पहचान बन चुकी है। अंडमान में अब नारियल की कहानी और आगे बढ़ चुकी है। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं नारियल को नए नए प्रोडक्ट्स में बदल रही हैं, जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल
जो अब पर्यटकों के बीच काफी पॉपुलर हो चुका है और इसे GI टैग भी मिल चुका है। यानी अब ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि महिलाओं के लिए कमाई और पहचान का जरिया बन चुका है। वर्जिन कोकोनट ऑयल फ्रेश कोकोनट में दूध निकाल के फर्मेंटेशन करके हम लोग को बनाता है। वही प्रोसेस कोल्ड प्रोसेस बोलते हैं। और दूध से 24 आवर्स ऐसी छोड़ना फर्मेंटेशन करने के लिए, उसके बाद हम लोग को तेल निकालना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है और अब इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। अंडमान की महिलाएं नारियल से साबुन, लिप बाम और मॉइस्चराइजर जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाकर अच्छी कमाई कर रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही हैं। हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में इधर में कोकोनट ऑयल बनाते, साबुन बनाते, लिप बाम बनाते और ये जो प्रोडक्ट है इसके पैसा जो इनकम आता उसी से मेरा खर्चा भी निकल जाता है और मेरा घर के लिए भी सपोर्टिंग में है। अंडमान में नारियल अब सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का मजबूत जरिया बन चुका है, जहां परंपरा, नई सोच और महिलाओं की भागीदारी मिलाकर विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक इमोशन है। जब हमारी टीम जीतती है तो जश्न सिर्फ मैदान तक नहीं, हर घर तक पहुंचता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हर शॉट के पीछे जो बैट होता है उसकी भी एक कहानी होती है। सालों तक इंग्लिश विलो बैट का दबदबा रहा, लेकिन अब कश्मीर का कश्मीरी विलो अपनी अलग पहचान बना रहा है। जो बैट कभी लोकल मैचों तक सीमित था, आज वही ग्लोबल स्टेज तक पहुंच रहा है। चलिए जानते हैं इस दिलचस्प सफर को। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग का हल्ला मुल्ला गांव, जहां हर गली में लकड़ी की खुशबू और हर घर में एक हुनर बसता है, यहीं तैयार होते हैं कश्मीरी विलो बैट, जो अब सिर्फ लोकल नहीं ग्लोबल हो चुके हैं। GR8 स्पोर्ट्स जैसी यूनिट ने इस इंडस्ट्री को नई दिशा दी है और अब इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से भी मान्यता मिल चुकी है। यानी अब ये बैट्स सिर्फ बन नहीं रहे बल्कि इंटरनेशनल मैचों में खेले भी जा रहे हैं। We went on for a research for around 11 years with 2 patents and a couple of innovative patented technologies that we developed in the meantime. That is computer monitored compression, that's AI based, artificial intelligence based, and one more machinery we developed in-house only in the R&D. That product that we use in the product in the Kashmir Willow, and in 2021 we were finally able to make a product out of Kashmir Willow and we launched it in the international cricket. एक बैट बनाना सिर्फ लकड़ी काटना नहीं है, ये एक पूरा साइंस है। सही विलो का चुनाव, लकड़ी को सुखाना, फिर शेप देना और आखिर में परफेक्ट बैलेंस लाना, हर स्टेप में बारीकी चाहिए और यही कश्मीर की कारीगरी को खास बनाता है। यही वजह है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार भी बना रही है। और मुझे यहाँ पर इस कंपनी में 8 साल काम करते हुए हो गए, इसी से मेरा रोजगार चल रहा है। जो मेरी फैमिली है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। MGS स्पोर्ट्स कश्मीर की उन्हीं बैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से एक है, जहां क्रिकेट के महान दिग्गज खिलाड़ी रहे सचिन तेंदुलकर भी बैट लेने आ चुके हैं और इस दौरे से कश्मीरी विलो बैट की इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिला है। इंडिया में क्रिकेट ज़्यादा फेमस हो गया है। इंडिया में मतलब सब लड़के खेलने लगे हैं। रिसेंटली इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, तब से लड़कों में बड़ा क्रेज़ आ गया है। तो यहाँ पे भी कश्मीर में भी बहुत मतलब लीग चल रही है। इससे हमारे मार्केट और भी वॉश हो जाएगा और बहुत फ़ायदा आ जाएगा। कश्मीर का ये विलो अब सिर्फ एक लकड़ी नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है, जहां परंपरा टेक्नोलॉजी से मिल रही है और लोकल हुनर ग्लोबल पहचान बना रहा है। ये कहानी सिर्फ बैट्स की नहीं बल्कि उस बदलाव की है, जहां एक घाटी दुनिया के खेल में अपनी जगह बना रही है।
अब चलते हैं देश का स्पोर्ट्स हब कहलाने वाले हरियाणा, जहां बेटियां भी अपने राज्य का नाम रोशन करने के लिए जोर शोर से मैदान में आ चुकी हैं। हिसार में बेटियां सिर्फ फुटबॉल ही नहीं खेल रही, बल्कि पुरानी सोच को पीछे छोड़कर अपने सपनों के पीछे दौड़ रही हैं। यहां हर किक सिर्फ एक शॉट नहीं, बल्कि एक मजबूत संदेश है कि बेटियां अब किसी से कम नहीं। हरियाणा का हिसार, जहां कभी बेटियों के कदम घर की चौखट तक सीमित थे, आज वही बेटियां फुटबॉल मैदान में अपनी पहचान बना रही हैं। मंगाली गांव की ये लड़कियां सिर्फ खेल नहीं रही, ये परंपराओं को तोड़ रही हैं और अपने सपनों को दौड़ा रही हैं। इन्हीं में से एक है वर्षा। छोटे से घर से निकली, लेकिन सपने बड़े और हौसले उससे भी बड़े। आज नेशनल लेवल तक पहुंच चुकी हैं। ये सिर्फ खेल नहीं, एक बदलाव की शुरुआत है। मेरे परिवार ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, फिर भी उन्होंने मुझे खेलने के लिए भेजा और बोलते रहे कि कोई बात नहीं, मेडल लाओगे तो फिर पेरेंट्स का भी नाम रोशन होगा और कोचेज का भी, देश का भी। जब यहाँ बच्चे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पे सितारे उतर आए। और वैसे इसमें एक हमारे को ये भी है, हमारी छोरी के छोरियाँ तो कम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंगाली गांव में, जहाँ की बेटियाँ फुटबॉल के मैदान में अलग पहचान बना रही हैं। संसाधन भले ही कम हैं, लेकिन हौसले इतने बुलंद हैं कि हर मुकाम को पार कर रही हैं। ये मैदान छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ सपने बहुत बड़े हैं। हर रोज पसीना गिरता है, मेहनत दिखती है और जुनून महसूस होता है। सुबह से शाम तक ये लड़कियाँ बस एक ही चीज सोचती हैं, खेलना और जीतना। अब फुटबॉल इनके लिए सिर्फ खेल नहीं, ये इनका करियर है, इनकी पहचान है। और इन सपनों को दिशा दे रहे हैं कोच नरेंद्र सिंह, जो हर खिलाड़ी में एक चैंपियन देखते हैं। अब हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतने बच्चे हमारे पास आ जाते हैं हर रोज। तो उसमें इनकी छोटे छोटे बच्चों की अलग अलग से टीम बना करके, और जो सीनियर बच्चे हैं वो इनकी मॉनिटरिंग करते हैं। 8-8, 10-10 बच्चों की, 11-11 बच्चों की एक टीम बना देते हैं। रेगुलर इनके मैच ही चलते हैं। 2.5 घंटे सुबह रहता है सर, 7 से 8:30। शाम को रहता है 4 से 6:30। शाम को भी 2.5 घंटे और सुबह भी 2.5 घंटे। 120 के करीबन लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं यहाँ पे। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। समाज की सोच और सुविधाओं की कमी इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। लेकिन परिवार का साथ और कोच की मेहनत ने इन बेटियों को दिया आगे बढ़ने का हौसला। आज वही गांव इन पर गर्व करता है और सबसे बड़ी बात, सोच बदल रही है। हमारे कोच छोटी छोटी गलतियों को ढूंढकर सभी को अच्छे से प्यार से समझाते हैं और सभी को एक समान रखते हैं। बच्चों को घर से जा के लेके आए, माँ बाप को एक विश्वास दिलाया कि भी आप भेजिए बच्चों को, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और जब बच्चे जिला स्तर पर जीते पहली बार, तो उनको सभी बच्चों को ट्रैक सूट मिला था। उस ट्रैक सूट मिलने के बाद में और बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी हौसला हो गया कि ये बच्चे देखो खेलने गए हैं और इनको कुछ मिला है। मंगाली गांव की ये बेटियां आज सिर्फ फुटबॉल नहीं खेल रही, ये समाज की सोच बदल रही हैं। इनकी हर किक एक नई शुरुआत है, जहां सपनों को उड़ान मिल रही है और पहचान खुद बन रही है। आज इसी गांव की करीब 30 खिलाड़ी नौकरी कर रही हैं और अनीता जैसी खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं, एक सहारा बन गया है। फुटबॉल के दम पे ही मेरे घर के आर्थिक हालात में बहुत सुधार हुआ है। मेरे से पहले मेरे भाई बहन की शादी हुई है। मेरा घर की कंडीशन बहुत ख़राब थी, अभी बहुत अच्छी है। मतलब फैमिली का सपोर्ट भी और साथ ही मेरे टीचर्स का सपोर्ट बहुत था। मंगाली गांव की ये कहानी अब सिर्फ एक गांव की नहीं रही, ये बन चुकी है बदलते हरियाणा की नई पहचान। जहां कभी बेटियों के कदम घर तक सीमित थे, आज वही बेटियां देश के मैदानों में अपने सपनों को दौड़ा रही हैं। ये बेटियां अब किसी से कम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई राह बना रही हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।